हेलो बच्चों, नमस्कार। क्या हाल चाल। आज हम लोग एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करने चल रहे हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो है इक्विवेलेंट वेट। क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं हम लोग? इक्विवेलेंट वेट, ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट और इसका मोल से क्या रिलेशन है, इसकी बात करेंगे। आगे बढ़ें इसके पहले एक बात बता दें कि हम लोग जब मोल कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं, मोल का रिलेशन देख चुके हैं, तो फिर ग्राम इक्विवेलेंट और इक्विवेलेंट वेट का क्या यूटिलाइजेशन है, क्यों इसको पढ़ना है। जैसे एक रिएक्शन देखें, आपने कहा साहब नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहा है, बना रहा है अमोनिया। तो मोल कॉन्सेप्ट के अनुसार देखें तो ये रिएक्शन देख के हम ये नहीं बता पा रहे हैं कि कितनी नाइट्रोजन कितने हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा, नहीं बता पा रहे हैं। बता पाएंगे, लेकिन कब बता पाएंगे? जब रिएक्शन को बैलेंस कर लेंगे। जैसे हम रिएक्शन को बैलेंस कर लें तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है, 2 नाइट्रोजन है, इसको 2 कर दीजिए और हाइड्रोजन हो जाएगा 3। अब रिएक्शन बैलेंस हो गई, ठीक है। इस बैलेंस इक्वेशन में हम देख के बता पा रहे हैं कि साहब ये कितना है, 1 मोल है और ये कितना है, 3 मोल है। कि साहब 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन से रिएक्ट कर रहा है। रिएक्शन देख के बता पा रहे हैं। ऐसे अगर हम कह दें कि साहब एक रिएक्शन है, ले आपने NaOH प्लस H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट करके बना रहा है Na2SO4 प्लस H2O। अब इस रिएक्शन को देखना है, क्या इस रिएक्शन को हम देख के बता पा रहे हैं कितना H2SO4 कितने NaOH से रिएक्ट करेगा? रिएक्शन देख के हम लोग नहीं बता पा रहे हैं। हाँ, बता पाएंगे कब? जब बैलेंस कर लेंगे। तो बैलेंस कर ले, देखते हैं साहब यहाँ 2Na है, यहाँ तो 2Na कर दो और हाइड्रोजन हो जाएगा 2 यहाँ पर 2H2O कर दो। आई थिंक इट्स बैलेंस। सल्फर 1 है, नाइट्रोजन 1 है, सोडियम 1, ऑक्सीजन 4 2 6 2 4 2 6, ठीक, बैलेंस है। तो यहां पर देख के बता पा रहे हैं कि साहब क्या कि 2 मोल NaOH 1 मोल H2SO4 रिएक्ट कर रहा है। यहीं पर थोड़ा सा मोल कॉन्सेप्ट में और ग्राम इक्विवेलेंट में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है हम जब ग्राम इक्विवेलेंट डिस्कस करेंगे तो वहां बताएंगे, लेकिन मोल कॉन्सेप्ट ये कहता है कि नहीं साहब जब हम इसको बैलेंस कर लेंगे तब बता पाएंगे। ग्राम इक्विवेलेंट कहता नहीं, बैलेंस करने की आवश्यकता नहीं। आप रिएक्शन लिखो और रिएक्शन लिखने के बाद कह दो साहब दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट बराबर होंगे। अगर 1 ग्राम इक्विवेलेंट ये है तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट ये होगा, 1 ग्राम इक्विवेलेंट ये है तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट ये, 2 ये है तो 2 ये हो गया। यानी ग्राम इक्विवेलेंट टर्म जो कहता है वो इक्वल ग्राम इक्विवेलेंट रिएक्ट करते हैं। कोई भी रिएक्टेंट होगा, किसी भी रिएक्शन का कोई भी रिएक्टेंट है, वो रिएक्टेंट इक्वल ग्राम इक्विवेलेंट में रिएक्ट करता है। यहीं पर मोल में कॉन्सेप्ट में और ग्राम इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में डिफरेंस है। इसी को हम लोग डिटेल में समझने चल रहे हैं कि क्या है ये ग्राम इक्विवेलेंट, क्या है ये इक्विवेलेंट वेट। तो आइए पहले हम लोग डिस्कस करते हैं इक्विवेलेंट वेट क्या होता है। आइए समझिए, इक्विवेलेंट वेट कहा जाता है इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय n फैक्टर। कहीं कहीं पर इसको n फैक्टर कहते हैं, कहीं कहीं पर इसको वैलेंसी फैक्टर भी कहते हैं। वैलेंसी फैक्टर, इस फार्मूले का यूज हम लोग करेंगे इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करने के लिए। क्या यूज करेंगे? मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय n फैक्टर या वैलेंसी फैक्टर। अब ये अगर हम एसिड की बात करें कि साहब एसिड कोई ले लेते हैं और उस एसिड का n फैक्टर देखते हैं क्या होता है। तो एसिड का जो n फैक्टर होता है या वैलेंसी फैक्टर होता है, जरा समझिएगा, इसका n फैक्टर होता है कितने H+ प्रोड्यूस कर रहा है। क्या ये होता है? नंबर ऑफ H+ प्रोड्यूसर्स। जितने H+ प्रोड्यूस करेगा वही उसका n फैक्टर होता है। जैसे अगर हम कहते हैं H2SO4
तो H2SO4 का जो n फैक्टर आएगा, इसका n फैक्टर आएगा, सॉरी 2 आएगा। आप कहते हो साहब HNO3, इसका n फैक्टर आएगा 1। HCl, इसका n फैक्टर होगा 1। अब आप करिए साहब इसका इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं। जितने H प्लस प्रोड्यूस करेगा वही उसका n फैक्टर होगा। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। H प्लस प्रोड्यूस, साहब क्या जितने H प्रेजेंट होंगे सभी प्रोड्यूस कर देगा? नहीं, ध्यान रखना इस बात को। तो कौन से प्रोड्यूस कर, जैसे मान लीजिए कह दिया जाए CH3COOH एसिड है। अब यहां पर तो H कितने, 1 और 3 4, 4H। तो क्या इसका n फैक्टर 4 होगा? नहीं, इसका n फैक्टर होगा बेटा 1। तो H प्रेजेंट कितने हैं ये नहीं देखना है, कितने H प्रोड्यूस करेगा ये देखना है, राइट। अब जरा देखिए, अब ये हम कैसे पता करें कौन सा H प्रोड्यूस करेगा कौन सा नहीं करेगा? तो ध्यान रखना इस बात को, जो हाइड्रोजन, अगर ये हाइड्रोजन FONCl क्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन क्लोरीन से जुड़ा होगा तो वही हाइड्रोजन रिप्लेसेबल होगा, वही हाइड्रोजन प्रोड्यूसेबल होगा, प्रोड्यूस कर सकता है। कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो तो रिएक्शन बताएगी। लेकिन अगर नहीं कर रहा है, रिएक्शन नहीं है, ऐसे नॉर्मली दे लिया, तो जितने हाइड्रोजन इनके साथ जुड़े होंगे वही हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेगा और वही हाइड्रोजन, उसका हाइड्रोजन की संख्या उसकी n फैक्टर हो जाती है। अब अगर हम इनका इक्विवेलेंट वेट निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे जरा देखो। आपने कहा इक्विवेलेंट वेट इसका H2SO4 का निकालते हैं, H2SO4 का। तो H2SO4 का n फैक्टर, इसका आपने कहा साहब मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय n फैक्टर। अब इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालोगे बेटा, H2SO4 को निकालना जानते हो, कैसे निकालते हैं H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट? H2SO4 में मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालते हो बेटा? सभी का एटॉमिक मास ऐड कर दो, तो हाइड्रोजन 1 into 2 बराबर 2, सल्फर कितना आया था 32, तो 32 into 1 ये हो गया 32, ऑक्सीजन 16 into 4 ये आ गया 64, ऐड करोगे 98 आ जाएगा। तो इसका H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट आ गया 98। आपके इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो आप लिख दीजिए 98 डिवाइड बाई 2, n फैक्टर 2 होगा। देखो मैंने बताया n फैक्टर 2 होगा, तो आप इसका इक्विवेलेंट वेट निकालोगे, आ जाएगा 49 ग्राम। इक्विवेलेंट वेट कितना हो गया? 49 ग्राम। मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाई 2, n फैक्टर, H2SO4 का n फैक्टर 2। HNO3 की बात करोगे भाई तो इसका n फैक्टर कितना आएगा? आइए इक्विवेलेंट वेट हम किसका निकालते हैं? HNO3 का, HNO3 का, नाइट्रिक अम्ल का। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट निकाल लीजिए भाई साहब, HNO3 का मॉलिक्यूलर वेट निकालोगे बेटा, तो हाइड्रोजन 1 प्लस 40 प्लस 48 सॉल्व करोगे, आ जाएगा 63। अब आपने कह दिया साहब मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाई n फैक्टर, तो 63, इसका n फैक्टर देखो कितना निकाला आपने? 1, आपने डिवाइड कर दिया 1 से, इसका इक्विवेलेंट वेट आ गया 63 ग्राम। देखिए H2SO4 में 2 से डिवाइड कर दिया, HNO3 में से 2 से डिवाइड नहीं किया, HCl में 2 से डिवाइड नहीं करेंगे, इसका n फैक्टर 1 ही है, CH3COOH में n फैक्टर 1 ही है। तो जितना n फैक्टर है, अगर एसिड की बात करते हैं तो HCl का निकाल लोगे 35.5 प्लस 1 36.5, आप इसको n फैक्टर 1 है, तो जो इसका मॉलिक्यूलर मास होगा, अगर हम HCl की बात करते हैं बेटा, HCl की, इसका इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा? इक्विवेलेंट वेट बराबर हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाई 1, क्योंकि इसका n फैक्टर 1 ही है, तो जो n फैक्टर होगा वही उसका डिवाइजेबल होगा, मॉलिक्यूलर वेट ही इसका इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा। किस केस में? HCl के केस में। तो इस तरह से आप एसिड का n फैक्टर निकाल लेते हो। अब हम बात कर लेते हैं इसका n फैक्टर बेस का। आइए देखिए इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस, भाई एसिड हो सकता है, बेस हो सकता है, या साल्ट हो सकता है, नहीं ये लिखते हैं। तो बेस के लिए हमको क्या देखना पड़ता है? बेस के लिए हमको देखना पड़ता है एसिडिटी ऑफ बेस, एसिडिटी ऑफ बेस।
एसिड के लिए बेसिसिटी होती है और बेस के लिए एसिडिटी होती है। अब ये एसिडिटी क्या होगी? एसिडिटी होगी कितने OH प्रोड्यूसेबल है, कितने OH प्रोड्यूसेबल है, प्रोड्यूस करता है। तो मोस्टली जितने OH होते हैं सभी प्रोड्यूस से इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा? इसका एन फैक्टर 1 हो जाएगा। आपका तो साहब MgOH होल ट्वाइस कितना एन फैक्टर होगा? आप इसका एन फैक्टर कर दोगे 2 हो जाएगा। AlOH का होल थ्राइस इसका एन फैक्टर हो जाएगा 3। तो बेस के केस में मोस्टली जितने OH होते हैं वही उसका एन फैक्टर होता है। लेकिन ध्यान रखना एक चीज, BOH का होल थ्राइस इसका एन फैक्टर 3 नहीं है, ये बेस नहीं है, ध्यान रखना इसका। इट इज नॉट बेस, ये बेस नहीं है, ये एसिड होता है, बोरिक एसिड, ये बेस नहीं है। ठीक है ना, इसको अलग से डिस्कस कर लेंगे। अभी फिलहाल आपके पास जो है वो देखते हैं कौन सा? NaOH का एन फैक्टर। इसका बेस कैसे निकालते हैं? इक्विवेलेंट वेट। तो आप निकालना है NaOH का इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट के पास फार्मूला आपके पास है क्या? मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय एन फैक्टर। अब चूंकि इसका एन फैक्टर 1 है तो NaOH का मॉलिक्यूलर वेट निकालोगे बेटा तो कितना आएगा? सोडियम का 23, ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन 1, ऐड कर दोगे 40। कितना हो जाएगा इसका वेट? 40 डिवाइड बाई 1 कितना आ गया? 40 ग्राम। 40 ग्राम। ठीक है। तो ऐसे ही मैग्नीशियम का इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का एन फैक्टर 2 है। तो अगर हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की बात करेंगे बेटा, MgOH का होल ट्वाइस, इसका इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंट वेट बराबर मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाई 2। एन फैक्टर 2 है ना, मॉलिक्यूलर वेट आपको मालूम है, निकाल लोगे, उसके अकॉर्डिंग 2 से डिवाइड कर देना। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का निकालोगे, इसका इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा, क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाई 3, डिवाइड बाई 3, एन फैक्टर इसका 3 है। तो बेस के केस में जितने हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिमूवेबल होंगे वही उसका एसिडिटी होता है, और उसी से डिवाइड कर देंगे, इक्विवेलेंट वेट निकाल लेंगे आप। ठीक है। अब देखो जरा, अब अगर हम बात करें इक्विवेलेंट वेट ऑफ साल्ट, अगर कोई साल्ट आ जाता है उसका इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं? आइए देखो, इक्विवेलेंट वेट ऑफ साल्ट इज इक्वल टू, फार्मूला वही है, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय एन फैक्टर। एन फैक्टर। अब साल्ट के केस में अगर बात करो बेटा एन फैक्टर, तो इसके केस में टोटल चार्ज ऑन कैटायन है, एन फैक्टर बराबर होगा इसका टोटल चार्ज, कौन सा? पॉजिटिव वाला लेना, ऑन कैटायन, ऑन कैटायन। अब जरा समझना, हम ले सकते हैं एनायन भी, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कैटायन लेने का, उसका फायदा होगा। एनायन में कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कैटायन में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। जैसे कह दिया जाए NaCl, कैटायन कौन है? Na प्लस और Cl माइनस, इसका एन फैक्टर कितना हो गया भाई? 1। एन फैक्टर 1 है ना, 1 प्लस है, एन फैक्टर 1। आपने कह दिया साहब CaCl2, अब यहां पर एन फैक्टर कितना आ जाएगा भाई? अब Ca के ऊपर 2 प्लस होता है, इसके ऊपर 1 माइनस होता है, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये कभी कभी गलती हो जाती है, इसलिए आप केवल कैटायन का ले लो, इसका एन फैक्टर आ जाएगा 2। आपने कह दिया साहब AlCl3, इसका एन फैक्टर इस पर 3 पॉजिटिव होता है, तो आप इसका एन फैक्टर ले लोगे 3। तो साल्ट में कैटायन पर जनरली हम कंसीडर करते हैं, जो कैटायन पर चार्ज होता है, धनावेश होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, वही उसका एन फैक्टर होगा। अब इसका अगर हम इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट किसका ले लें हम? NaCl का ले लें, तो क्या हो जाएगा इसका? मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाई 1। अगर हम बात कर लें CaCl2 का, इसका इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा? मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाई 2, क्योंकि इसका एन फैक्टर 2 है। अगर हम कहते हैं साहब AlCl3 का इक्विवेलेंट वेट, इसका हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट
डिवाइड बाई 3। तो जो उसका n फैक्टर होगा उसी से हम इसको डिवाइड कर देंगे, क्या मिल जाएगा हमको? इक्विवेलेंट वेट। किसी का भी आप निकाल सकते हो इस तरह से, चाहे वो एसिड हो, बेस हो या साल्ट हो, इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे आप आज इजीली से। बात कर लेते हैं जरा ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है। ग्राम इक्विवेलेंट आइए देखिए, देखिए ग्राम इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट इसको इक्विवेलेंट भी कहा जाता है, ग्राम इक्विवेलेंट भी कहा जाता है। इक्विवेलेंट वेट नहीं कहते, ध्यान रखना, इसको ग्राम इक्विवेलेंट कहते हैं या सिंपली इक्विवेलेंट भी कहा जाता है, ठीक है ना। इसको इक्विवेलेंट वेट मत बोलना, इक्विवेलेंट वेट अलग चीज है, मैंने आपको दिखाया, और ग्राम इक्विवेलेंट या इक्विवेलेंट एक बात है। इसका मतलब ये होता है, ग्राम इक्विवेलेंट मतलब हुआ कि वेट ऑफ सब्सटेंस, वेट किसमें? ग्राम में, डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। जैसे एक सिंपल से कहते हैं, क्वेश्चन देखो जरा, फाइंड ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ 4 ग्राम NaOH। 4 ग्राम NaOH का आपको इक्विवेलेंट निकालना है या ग्राम इक्विवेलेंट निकालना है, इक्विवेलेंट वेट नहीं निकालना है। तो आपने क्या कहा? ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू वेट डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट। तो इसका वेट कितना दिया है भाई? वेट दिया है 4 ग्राम। NaOH का इक्विवेलेंट वेट अभी निकाल चुके हैं हम लोग, आता है 40। इसको सॉल्व कर लोगे कितना आ जाएगा? 0.1। ये आ गया ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है। और देखो, जैसे आपसे कह दिया गया, क्या कह दिया गया? फाइंड 98, फाइंड ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ 98 ग्राम H2SO4। तो ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे? वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। इसका ग्राम इक्विवेलेंट वेट निकाल लो बेटा। ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू वेट कितना है? 98। अब इसका इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालोगे? इसका इक्विवेलेंट वेट होता है, फार्मूला आपके पास है, वेट इन ग्राम डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट। वेट आपको दिया हुआ है 98 ग्राम, इसका इक्विवेलेंट वेट निकालोगे, इसका इक्विवेलेंट वेट कितना आएगा? अभी निकाल चुके थे हम लोग, 49 आएगा। इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हो? इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय एन फैक्टर, और इसका एन फैक्टर कितना है? 98 डिवाइड बाय एन फैक्टर 2 है, कितना आ जाएगा? 49। आपने सॉल्व किया, कितना आ गया? 2 ग्राम इक्विवेलेंट। तो किसी भी सब्सटेंस का ग्राम इक्विवेलेंट आप निकाल सकते हो, ठीक है। अब एक चीज देखो जरा, अगर कह दिया जाए कोई भी रिएक्शन हो रही है, कोई भी रिएक्शन हो रही है, वो किस टर्म में होगी? ग्राम इक्विवेलेंट में। तो उसमें बढ़े, इसके पहले हम बोला ग्राम इक्विवेलेंट का मोल से क्या रिलेशन। जैसे क्वेश्चन आ जाए, देखिए क्वेश्चन आ गया, फाइंड द ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ 3 मोल ऑफ H2SO4। अब यहां पर मामला अलग हो गया, कुछ डिफरेंट हो गया। अभी तक सिंपली हमारे पास क्या आ रहा था? वेट दिया जा रहा था और ग्राम इक्विवेलेंट पूछा जा रहा था, तो हमने क्या किया? वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट कर दिया, ग्राम इक्विवेलेंट आ गया। लेकिन यहां से दे दिया 3 मोल, मोल दे दिया, और आपसे ग्राम इक्विवेलेंट पूछ रहा है। अब क्या करेंगे?
थोड़ा सा अलग है यहाँ पर। आइए देखिए, ग्राम इक्विवेलेंट आपको मालूम है क्या होता है? वेट इसमें ग्राम में डिवाइड बाई इक्विवेलेंट वेट, ये ग्राम इक्विवेलेंट फार्मूला है हमारे पास। इसी को देखते हैं, हम इसको लिख सकते हैं क्या? ग्राम इक्विवेलेंट, ये वेट रहने दीजिए, वेट ग्राम में रहेगा। इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं? ये निकालते हैं मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाई एन फैक्टर, यही है ना? ये इक्विवेलेंट वेट का फार्मूला है, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाई एन फैक्टर। अब इस एन फैक्टर को हम यहां ले जाएं तो क्या बन जाएगा फार्मूला? ये वेट डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर वेट इंटू एन फैक्टर। अब देखो बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट बात, ये इतना पार्ट क्या है? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ये है तो मोल ही ना, यानी एक बहुत अच्छा फार्मूला मिल गया क्या? ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू मोल एन इंटू एन फैक्टर। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, शॉर्टकट है, बहुत इजीली आप फाइंड कर सकते हो। मोल इंटू एन फैक्टर, इसको अपने नोट्स में ऐड कर लेना, इंपॉर्टेंट ट्रिक है। डेरिवेशन से मतलब नहीं है। अगर हमारे पास वेट दिया है तो आपने वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट देकर के एन फैक्टर निकाल लेंगे, लेकिन अगर आपको मोल दिया है तो उस केस में आप मोल इंटू एन फैक्टर कर देंगे, ग्राम इक्विवेलेंट तुरंत आ जाएगा। तो अब इस केस में मोल कितना है? 3, एन फैक्टर कितना है? 2, इसका ग्राम इक्विवेलेंट आ गया 3 इंटू 6। अब इसका ग्राम इक्विवेलेंट निकाल सकते हो आप। ग्राम इक्विवेलेंट आ गया, मोल दिया है 3, इसका एन फैक्टर H2SO4 का होता है 2। अब आप निकालिए 2 इज इक्वल टू हो गया 6, इसका ग्राम इक्विवेलेंट कितना आ गया? 6 ग्राम इक्विवेलेंट। बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है ये, इसको आप अपने नोट्स में ऐड कर लो, डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाएंगे। आप कोई भी रिएक्शन होती है, वो रिएक्शन ग्राम इक्विवेलेंट के टर्म में होगी, और वो रिएक्शन कैसी भी रिएक्शन हो, कोई भी केमिकल इक्वेशन हो, उसके ग्राम इक्विवेलेंट रिएक्टेंट्स के इक्वल होंगे। दे विल रिएक्ट इन इक्वल ग्राम इक्विवेलेंट टर्म। बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर, जो डिफरेंस मैंने बताया था वो यहीं पे निकल के आ रहा है। आइए देखिए जरा, एक समझते हैं क्वेश्चन को, जो पहले क्वेश्चन उन्होंने देखा था। समझिए, आपसे कह दिया गया था सब N2 प्लस H2 गिव्स NH3। अब हमें नहीं पता इसके बैलेंस इक्वेशन है कि नहीं है, मुझे नहीं पता, लेकिन आपको बता दें कि ये रिएक्शन हमेशा इक्वल ग्राम इक्विवेलेंट टर्म में होगी। अगर 1 ग्राम इक्विवेलेंट इसका होगा तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट इसका भी होगा। रिएक्टेंट विल रिएक्ट ऑलवेज इन इक्वल ग्राम इक्विवेलेंट। रिएक्शन बैलेंस हो ना बैलेंस हो, आप आराम से कह सकते हो कि साहब 1 ग्राम इक्विवेलेंट ये होगा तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट ये होगा, 2 ग्राम इक्विवेलेंट ये होंगे, 2 ग्राम इक्विवेलेंट ये होंगे, इक्वल ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट होंगे। राइट? जैसे देखो, आपने कहा कि H2SO4 प्लस NaOH। अब ये रिएक्शन अपने को नहीं पता, Na2SO4 प्लस H2। अब ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, हमको नहीं पता है, क्योंकि दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट बराबर होंगे। जरा बैलेंस करके देख लो। आपने कहा इसको 2 कर देना है और यहाँ इसको 2 कर देना है, बैलेंस हो गया। अब जरा देखो, बैलेंस हो गई। अब इनके ग्राम इक्विवेलेंट देखो, यहां पर ये मोल कितने इसके हैं? इसके मोल कितने हैं? 1। इसके मोल कितने हैं? 2। 1 मोल रिएक्ट कर रहा है 2 मोल से। जरा ग्राम इक्विवेलेंट देखो, ग्राम इक्विवेलेंट निकाला ना आपने। ग्राम इक्विवेलेंट बराबर क्या होता है? मोल इंटू एन फैक्टर, मोल इंटू एन फैक्टर। जरा इसका एन फैक्टर बताओ। इसका एन फैक्टर है कितना? 2। इसका जब ग्राम इक्विवेलेंट निकालोगे बेटा, कितना है? मोल इंटू एन फैक्टर 2 बराबर 2। इसका ग्राम इक्विवेलेंट कितना है? मोल कितना है? 2, और एन फैक्टर कितना है? 1। OH है ना, बेस 1 होगा एन फैक्टर इसका, तो 2 इंटू 1 बराबर 2। अब देखो, दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट बराबर होंगे। इसी बात की मैं चेक कर रहा था
कि कभी भी रिएक्शन होगी तो केमिकल इक्वेशन के हमेशा ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल होंगे, ऑलवेज बी रिमेंबर, राइट। इस तरह से आप इसको ग्राम इक्विवेलेंट और मोल के रिलेशन टर्म क्या है वो देखा। अब आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहे हैं, जरा उनके आपको क्या निकालने हैं, इक्विवेलेंट वेट निकालने हैं, जरा निकाल के बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए देखिए, फाइंड द इक्विवेलेंट वेट ऑफ नंबर 1 S3PO4 S3PO3 S3PO2। बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा इनको करके देखिए। आप वीडियो पॉज करिएगा, इनका इक्विवेलेंट वेट निकालना है आपको, सॉल्व करिएगा, फिर आंसर मिलाइएगा बाद में। यहाँ पर बेटा आपको देखने में तो ऐसा लग रहा है कि तीनों का इनफैक्टर 3 है, लेकिन नहीं। इसके लिए आपको उनकी स्ट्रक्चर में चलना पड़ेगा। स्ट्रक्चर में चलते जरा देखिए क्या है, S3PO4। तो S3PO4 की स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होगी। मैंने बताया था जो हाइड्रोजन क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या क्लोरीन से जुड़े होंगे वही रिप्लेसेबल होंगे, वही हाइड्रोजन निकलेंगे। तो S3PO4 में देखिए 3 हाइड्रोजन, 1 2 3, तीनों हाइड्रोजन किससे जुड़े हुए हैं, ऑक्सीजन के साथ। इसका इनफैक्टर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3। यानी इसका इक्विवेलेंट वेट निकालोगे, इसका E इज इक्वल टू आ जाएगा मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाई 3, ठीक है। S3PO3, अब S3PO3 की स्ट्रक्चर बनाओगे बेटा, इसमें एक ऑक्सीजन कम हो गया, और वो दूसरा हाइड्रोजन के साथ डायरेक्ट फास्फोरस लग गया। अब यहाँ देखो, ये हाइड्रोजन डायरेक्ट किससे जुड़ गया, फास्फोरस से। तो ये रिप्लेसेबल नहीं है, अब रिप्लेसेबल केवल 2 बचे, ये दोनों। तो इसकी बेसिसिटी, इसका बेसिसिटी जो होगा वो होगा 2, यानी इसका इनफैक्टर कितना आ गया, वो आ गया 2। कितना आ गया, 2 आ गया। यानी इसका इक्विवेलेंट वेट निकालोगे बेटा, इसका इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाई 2। देखो इनफैक्टर चेंज हो रहा है, तीनों में है 3 3, लेकिन चेंज हो रहा है। S3PO2 देखो, एक ऑक्सीजन और कम हो गया, ये लीजिए साहब। अब देखो ये दोनों हाइड्रोजन डायरेक्ट किससे आ गए, फास्फोरस से जुड़ गए। अब ये रिप्लेस, आइए देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, एक अलग टाइप का क्वेश्चन है ये। फाइंड द इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4 इन द फॉलोइंग रिएक्शन। ठीक है बेटा, एक चीज ध्यान रखना, मोस्टली जब इक्विवेलेंट वेट ऐसे नॉर्मली पूछ लें कि साहब H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट बता दो, HNO3 का बता दो, S3PO4 बता दो, अब जो हमने आपको इनफैक्टर तरीका बताया उसी से करेंगे। लेकिन कभी बेसिकली ये इक्विवेलेंट वेट रिएक्शन पर डिपेंड करता है। जब रिएक्शन दी गई हो तो रिएक्शन देख करके हमको इक्विवेलेंट वेट निकालना पड़ेगा। जैसे अभी हम कहते हैं साहब H2SO4 का इक्विवेलेंट आप निकालोगे तो साहब कह दोगे एन फैक्टर इसका कितना है, इसका इक्विवेलेंट वेट निकालोगे, E इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाई एन फैक्टर 2। भाई एन फैक्टर होता है, इसका एन फैक्टर कर दोगे 2, वो हो जाएगा गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका एन फैक्टर इस रिएक्शन में 2 नहीं है। इस रिएक्शन देखो यहाँ पर हाइड्रोजन 2 था और यहाँ पर एक हाइड्रोजन अभी बैठा हुआ है, यानी इस पूरी रिएक्शन में एक ही हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ है। तो इस रिएक्शन के लिए H2SO4 का जो एन फैक्टर है वो एन फैक्टर इसका 1 है। तो यहाँ पर जो इक्विवेलेंट वेट निकालोगे, इसका इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाई 1, यानी 98 डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू 98। ध्यान रखना यहाँ पर इसके लिए 98 हो जाएगा। यहीं पर अगर रिएक्शन दे दी जाए साहब H2SO4 प्लस NaOH gives Na2SO4 प्लस H2O। इस रिएक्शन के लिए अगर कहते हैं कि साहब इसमें H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट कितना होगा, तो बेटा इसका एन फैक्टर यहाँ पर H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट आ रहा है, यहाँ पर 98 हो गया, लेकिन यहाँ पर इस रिएक्शन में इसके देखो दोनों हाइड्रोजन रिप्लेस हो गए। जब दोनों रिप्लेस हो गए तो यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा इसका E इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाई 2, यानी 98 डिवाइड बाई 2 49। अब देखो जरा H2SO4 ही है दोनों में H2SO4 है, लेकिन आपको क्या करना है, रिएक्शन के बेसिस पर देखना है कितना एन फैक्टर उसका है। तो अगर रिएक्शन दी गई हो तो आप रिएक्शन को देख करके एन फैक्टर फाइंड करना,
अदरवाइज जो मैंने तरीका बताया आपको एन फैक्टर निकालने का, उसी से आप इक्विवेलेंट रेट फाइंड कर सकते हो।